जिन वुमेन को पीसीओडी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे फील हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेस्ड व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव देम? आपको एक कट हो जाता है फिंगर में, हाथ में, कहीं पे भी। इट टेक टाइम, राइट? कौन सी एज ग्रुप ज्यादा प्रोन है? मोस्टली द एडोलेसेंट गर्ल। अब जो है पीसीओडी के केसेस कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली डॉक्टर अहमद। आयुर्वेद पीसीओडी को मॉडर्न मेडिकल साइंस से कैसे अलग देखता है? आयुर्वेद कैसे डिफरेंट है? द फर्स्ट फोकस इन आयुर्वेदा इज प्रिवेंशन। व्हाट एग्जैक्टली इज अग्निदीपन? कई सारे ऐसे फीमेल पीसीओएस लड़कियां विमेन आते हैं जिनको सिर्फ मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं होता। आयुर्वेद में क्या पीसीओडी के लिए कोई क्लासिकल रेफरेंस कहीं आया है? इसका डायरेक्ट रेफरेंस आयुर्वेद में नहीं। द रीजन बी पीसीओडी के जो कॉमन सिम्टम्स हमको मिलते हैं लाइक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, एक्ने, देन फेशियल हेयर्स, एक्यांथोसिस निग्रिकेंस, आयुर्वेद इन सिम्टम्स को कैसे एड्रेस करता है? पीरियड्स लाने के लिए मेडिसिन दो, ये हमारा पॉइंट नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द एमन पॉडकास्ट, जहां हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हेल्थ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझते हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट डिजीज़ पे बात करने वाले हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि हर एक सब्सक्रिप्शन से हमें एक नया हौसला और जुनून मिलता है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉक्स आयुर्वेदा एंड हेल्थ से रिलेटेड हम अपने चैनल पे लाते रहेंगे। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर अनुराधा रॉय, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा IMS-BHU में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। She has deep knowledge of the topic and her Ayurveda expertise will help us in understanding the disease better and preventing it. तो चलिए इस विषय को आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों नजरिए से समझते हैं और खोजते हैं एक संतुलित और स्वस्थ जीवन की राह। Hello and welcome to the Aman podcast. How are you feeling, ma'am? Comfortable? Shall we start? वेरी कंफर्टेबल, थैंक यू। ओके सो क्योंकि हम आज पीसीओडी पे बात करने वाले हैं और पीसीओडी आजकल एक बज़ वर्ड बन गया है, तो आप कुछ पीसीओडी के बारे में बताइए कि कितना प्रिवेलेंट है आज पीसीओडी और इसके पीछे का क्या कारण है? फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीओडी समझते हैं एग्जैक्टली है क्या। मेडिकली अगर हम कहें कि तो इट्स एन हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और जहाँ पे क्या होता है कि देयर आर लॉट मैनी cystic ovaries which are formed periphery of the both the ovaries or the single ovaries, and because of that lot many metabolic as well as hormonal complications come up as many varieties of sign and symptoms. अब समझते हैं कि प्रिवलेंस को लेके इंडिया का जो डेटा है दैट सेज दैट 1 among the 5 young girl who are in the reproductive age they are suffering from PCOD or PCOS, जो कि नियर अबाउट 20% है। और ग्लोबली अगर हम ये डेटा देखें सो इट्स काउंट ऑलमोस्ट 10 to 15% of the young girls and the women in the reproductive age group who are really suffering from PCOD. तो प्रिवलेंस तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। So that is exactly the scenario globally as well as in context of India. बेसिकली पीसीओडी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही होता है, बट उसमें भी कौन सी एज ग्रुप ज़्यादा प्रोन है? जो हम आजकल क्लिनिकली देखते हैं, जो अपनी OPD प्रैक्टिसेस में, मोस्टली द एडोलेसेंट गर्ल एंड इन द अर्ली 20s या मिड ऑफ 20s ग्रुप के जो गर्ल्स हैं या वुमेन हैं, उनमें प्रिवेलेंटली या इसको कहते हैं हम प्रिवेलेंस रेट जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा मिलता है। बट ऑन स्ट्रेच एंटायर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है वो वल्नरेबल है फॉर द सेम। ओके, अगर हम पिछले 5 सालों से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि अब जो है पीसीओडी के केसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
तो इसके पीछे क्या हमारा खान-पान या लाइफ़स्टाइल उसमें क्या कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ये पीसीओडी बढ़ रहा है? ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली डॉक्टर अयमन। द मेन जो कॉज है, जो समस्या है, वो देखा जा रहा है कि अर्बन और सेमी अर्बन जो हुँ, जो रीजन या जोन है, या उसमें बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। एंड द रीजन बीइंग द लाइफस्टाइल, the adoption of the modern lifestyle, the environmental factor, much long screen time, long hours of indoor study period, ये कुछ बहुत प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल कोड्स है फॉर दिस टाइप ऑफ कंडीशंस। तो जनरली जो है ये मेन या प्राइम हम कह सकते हैं फैक्टर्स हैं, आउट ऑफ विच लाइफस्टाइल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ एनवायरमेंटल फैक्टर। आयुर्वेद पीसीओडी को मॉडर्न मेडिकल साइंस से कैसे अलग देखता है? अप्रोच दोनों के अलग हैं। अगर हम मॉडर्न मेडिसिन का पहले हम अगर कहें तो उनका वे ऑफ अप्रोच अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो उनका ओरिएंटेशन या फोकस जोन जो है वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और साथ ही साथ हार्मोनल इम्बैलेंस। ये इनका दो प्राइम फोकस जोन है। सो टू बी वेरी क्लियर एंड पिन पॉइंटेड, अगर आप इनका ट्रीटमेंट मोडालिटी देखें तो उनका मेन तीन ही मोडालिटीज पे वो काम करते हैं। फर्स्ट, द सिम्टम जो पेशेंट को आ रहे हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, सो फॉर दैट दे प्रेफर द हार्मोनल पिल्स। सेकंड जो है वो उनका सिम्टम जैसे हिर्सुटिज्म आ जाता है तो उसके लिए भी दे प्रेफर द हॉर्मोन्स। thirdly, द इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हो रहा है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन। एंड थर्ड जो है वो है द रेस्टोरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रेस्टोरेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन या फर्टिलिटी को बढ़ाना। तो दे मोस्टली प्रेफर द हार्मोन एंड ARTs। सो ये उनका मेन फोकस जोन है। ये दैट्स कंटेम्पररी मॉडर्न एलोपैथिक साइंस की जो अगर हम बात करें। आयुर्वेद कैसे डिफरेंट है? द फर्स्ट फोकस इन आयुर्वेदा इज प्रिवेंशन, यू सी। सो प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं दैट इज रेस्टोरेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ से शुरू होता है आयुर्वेद का डिफरेंस। वी से दैट PCOS इज नॉट ओनली ए डिजीज कंडीशन, वी से कि PCOS इज ए कंडीशन जहाँ पे दोष जो है, आयुर्वेद मानता है कि यहाँ तीन हमारे दोष है, वात पित्त और कफ, जहाँ पे दोषिक इम्बैलेंस हो रहा है जिसकी वजह से ये सारे कंडीशंस हो रहे हैं। तो आयुर्वेद का अप्रोच जो है वो स्पेसिफिकली है कि दोषिक स्टेट को रिहैबिलिटेट करना, पहली बात। दूसरा, जो कंडीशन है जिसमें कफ, मेद और आम बढ़ जाता है उसका रेस्टोरेशन करना, तो अग्निदीपन कराना, और साथ ही साथ जो है वो शोधन कराना। तो हमारा तीन फोकस जो है वो प्रिवेंटिव प्राइम है और क्योरेटिव सेकेंडरी है, और क्योरेटिवली हमारा जो बेसिस है ये तीन बेसिक फैक्टर्स है। सो बहुत फोकस्ड वे में अगर हम बात करें, मॉडर्न एलोपैथिक साइंस डील विद द सिम्टोमेटोलॉजी, लेकिन हम जो है हमारा एक आयुर्वेद का जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है टू डील विथ द कंडीशन ऑफ PCOS सो दैट इट कैन बी रूटेड आउट, एंड जो इसके परिणाम है वो लॉन्ग टर्म रहे, सिर्फ सिम्टम्स तक सीमित ना रहे, और वो एक होलिस्टिक अप्रोच में लॉन्ग टर्म उनको बेनिफिट मिले। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। यू जस्ट सेड अग्निदीपन एंड शोधन, तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में बताएंगे ताकि जो मेरी ऑडियंस है उनको समझ में आ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज अग्निदीपन। आयुर्वेद के कंसेप्ट में जैसे मैंने कहा कि दोष तीन हम मानते हैं, वात पित्त और कफ। हार्मनी की वजह से ही हमारा हेल्थ सिस्टम रेस्टोर रहता है या मेंटेन रहता है। तो उसी तरह से जो मेटाबॉलिक फायर है या मेटाबॉलिज्म है, चाहे वो मैक्रो में हो या चाहे माइक्रो में हो, सेलुलर लेवल पे हो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो मेटाबॉलिज्म है, इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है आयुर्वेद में जिसको हम अग्नि कहते हैं। सो जब कफ के बढ़ने से क्या होता है, अवरोध होता है, जिसकी वजह से अग्नि जो है वो मंदाग्नि में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स देयर इज डिमिनिश्ड मेटाबॉलिक फैक्टर बोथ इन मैक्रो एज वेल एज माइक्रो स्टेट।
तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है ना, इस तरह के बहुत सारी जो है वो फोल्स आते हैं सिस्टम में। और आयुर्वेद के कुछ ऐसे थेरेपीज है या ऐसे कुछ हर्ब्स है, ऐसे कोई क्लासिकल कुछ ड्रग्स हैं जो इस मेटाबॉलिक फायर को रेस्टोर करता है। अगर वो कम हो गया है तो उसको बढ़ा के नॉर्मल स्टेट में लाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कॉमनली अगर यूज्ड हम एक सिंगल फॉर्मुलेशन कहे तो त्रिकटु जैसे, तो त्रिकटु एक बहुत अच्छा अग्निदीपन है ना, जिसमें पिप्पली, मरीच और शुंठी है। तो ये तीनों चीजों का कंजम्पशन से वो रेस्टोर हो जाता है। सो दैट इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ अग्निदीपन। और दूसरा आपने कहा कि जो हम शोधन के बारे में कहते हैं, तो शोधन बेसिकली आजकल बहुत ट्रेंडी वर्ड है कि डिटॉक्स 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 है। सो एग्जैक्टली डिटॉक्स नहीं है आयुर्वेद का शोधन थेरेपी। इट कंसिस्ट ऑफ एन एंटायर, अगर हम कहें, कैलिब्रेशन ऑफ द एंटायर हार्मोनल नेटवर्क जो है वो शोधन थेरेपी से हो जाता है, जिसमें कि मेडिकेटेड हम एनिमा कराते हैं, मेडिकेटेड हम एमेसिस कराते हैं, और इसके कई सारे पूर्व कर्म हैं। मतलब ये जो मेन प्रोसीजर है, इसके पहले के प्री प्रोसीजर्स हैं, पोस्ट प्रोसीजर्स हैं। सो एंटायरली एक ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिसको प्रॉपरली फॉलो करने के बाद फिर वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो कई फोल्ड्स बढ़ जाता है। जैसे मगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में कई सारे ऐसे फीमेल पीसीओएस लड़कियां या विमेन आते हैं जिनको सिर्फ मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं होता है, ओरल मेडिकेशन से, और वो एक आध महीना लेने के बाद भी उनके कोई भी सिम्टोमेटोलॉजी में उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो जब हम उनका असेसमेंट करते हैं तो हमें मिलता है कि उनका दोषिक स्टेट इतना ज़्यादा इम्बैलेंस है, अग्नि बहुत ज़्यादा मांद्य है, पूरा आवरण है कि स्टेट है। तो उसमें क्या करते हैं कि जब हम शोधन कराने के बाद फिर उसको हम ओरल मेडिकेशन पे लाते हैं, तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो कई फोल्ड्स बढ़ जाता है। वही मेडिसिन जो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, द सेम मेडिसिन स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग सो वेल, एंड दिस इज ओनली बिकॉज of the entire calibration of the endocrine and the hormonal network in the body. So ये सिर्फ डिटॉक्स नहीं है, इट्स ए एंटायर कंपोनेंट जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरू करके द एंटायर बॉडी फिजियोलॉजी को रिस्टोर करता है। वेरी नाइस। आयुर्वेद में क्या पीसीओडी के लिए कोई क्लासिकल रेफरेंस कहीं आया है? अगर आया है तो किस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है? देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है ना, पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, ये जैसे कि मैंने कहा कि एक हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसका डायरेक्ट रेफरेंस आयुर्वेद में नहीं है, द रीजन बीइंग क्योंकि ये मॉडर्न डायग्नोस्ड कंडीशन है। बट जो आयुर्वेदिक क्लासिकल टेक्स्ट है उसमें जो कॉन्टेक्स्ट है, द कंपोनेंट्स हैं, उसमें कई रेफरेंसेस ऐसे हैं जो कि पीसीओएस के पैथोलॉजी, सिम्टोमेटोलॉजी और मैनेजमेंट को डिटेल वे में इलाबोरेट किया है, मोर देन व्हाट हैज बीन गिवन एंड इलाबोरेटेड इन द मॉडर्न एलोपैथिक साइंस। तो डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है, बट जो कंडीशंस हैं, जो सिम्टम्स हैं, बहुत वाइड वे में कई कंटेक्स्ट ऐसे हैं आचार्यों ने मेंशन किए हैं सिम्टम्स के रूप में, तो वो बहुत वाइडली हमको आयुर्वेदिक कंटेक्स्ट में मिलते हैं। कैसे मेंशन किया इसको प्लीज थोड़ा डिटेल में फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे आप जान रहे होंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में जो सबसे कॉमन सिम्टम है दैट इज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, जिसमें साइकिल या तो बहुत स्कैंटी हो जाता है, कई बार बहुत हैवी हो जाता है, और कई बार एकदम एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड हो जाता है, जिसको हम एमेनोरिया कहते हैं। तो इस कंडीशन को जो कि एलोपैथ में एज ए सिम्टम ऑफ पीसीओएस कहा है, हम हमारे आयुर्वेदिक कॉन्टेक्स्ट में और टेक्सचुअल रेफरेंसेस में इसका एक वाइड इलाबोरेशन है अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्तव्यापद। और स्पेसिफिकली कहा गया है आयुर्वेद में कि आर्तव्यापद
डिपेंड करता है कि वो पेशेंट का कंडीशन क्या है, उसकी दोषिक प्रकृति क्या है, वो किस देश से है, वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए ही हम उस चीज़ को मैनेज करते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज कि A+B=C। हमारा हमेशा परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग होता है, इसीलिए दैट इज द दैट इज अ चार्म, या वही स्पेशलिटी है आयुर्वेद की, जहाँ पे हम कहते हैं कि पुरुषम 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 विषम, वीक्षम, जहाँ पे हम कहते हैं कि वी गिव ए टेलर प्रिस्क्रिप्शन, वी गिव ए वेरी individualistic, पर्सनलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन। सो ये सारे जो कंपोनेंट्स है ये डिपेंड करते हैं कि कौन सा कंडीशन है और कैसे हम देते हैं, है ना। ओके, वेरी नाइस मैम। पीसीओडी के जो कॉमन सिम्टम्स हमको मिलते हैं, लाइक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, एक्ने, देन फेशियल हेयर्स, एक्यांथोसिस निग्रिकेंस, आयुर्वेद इन सिम्टम्स को कैसे एड्रेस करता है? हाँ, तो जैसे मैंने अभी कहा कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, तो आयुर्वेद का कंसेप्ट ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आयुर्वेद पीसीओएस को देखता है जैसे इन टर्म्स ऑफ दोषिक इम्बैलेंस। तो क्या होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी में, सबसे पहला फैक्टर जो इन्वॉल्व होता है दैट इज वात, और उसके भी पहले जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज कफ। कफ के बढ़ने से या डिरेंज्ड होने से बिकॉज ऑफ द निदान, अब निदान में आहार हो सकता है, विहार हो सकता है, दैट मीन्स द डाइट एंड द लाइफस्टाइल, ये सारी कंडीशन की वजह से क्या होता है कि कफ जो है वो डिरेंज्ड होता है, कफ की वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है ना, वो एक आवरण बना देता है, मतलब वो एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है पर्टिकुलरली टू द वात। और यहाँ पे कौन सा वात रिस्पॉन्सिबल है, सो दैट इज अ अपान वायु। ओके, अपान वायु का मेन नॉर्मल फंक्शन जो है वो क्या करता है कि वो डाउनवर्ड मूवमेंट कराता है। तो इसी कंटेक्स्ट में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, जो नॉर्मल एक फ्लो होना चाहिए था, विदाउट एनी पेन होना चाहिए था, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ अपान वायु डिरेंजमेंट, अगेन बिकॉज ऑफ द आवरण डन बाय द कफ। तो ये इस तरह से हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो हम जब इसका विघटन कराएंगे या उसकी पैथोजेनेसिस बनाएंगे या उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो हमको रूट कॉज देखना है। हमको ये नहीं देखना है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, नहीं आ रहा है, पीरियड्स इरेगुलर हो गए, 2 महीना 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहा है, तो यू गिव ए पीरियड्स लाने के लिए मेडिसिन दो, ये हमारा पॉइंट नहीं है। वी गो टू द रूट कॉज। हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर कफ की वृद्धि हुई है तो कफ शामक देना है। वात दोष अगर उसमें जो है वो डिरेंज्ड है, स्पेशली अगर अपान वायु है, तो उसको ठीक करने वाली मेडिसिन, फॉर एग्जांपल दशमूल इज वेरी गुड फॉर अपान वायु। तो आप इस तरह के मेडिसिन दो जो कि कफ जो है, कफ को कम कराए, नॉर्मलाइज कराए, अपान वायु की शुद्धि करे, आवरण को डिसलॉन्च करे। अगेन हियर द कंसेप्ट ऑफ अग्निदीपन आता है ना, मेदो हरो आपको देना है। तो ये सारी चीजों को रखते हुए फिर आपको ट्रीटमेंट मोडालिटी प्लान कर। सेकेंड, आपने कहा कि एक्ने, तो एक्ने के साथ साथ जो एक और फीचर मिलता है दैट इज ऑयली स्किन, पिंपल्स बहुत हो जाते हैं, और कई बार वो पेस्ट्यूल्स भी बन जाते हैं। सो देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ पित्त। यहाँ पित्त भी रोल प्ले करता है। जहाँ पे कफ है, वात है, वहाँ पे पित्त भी अब आ गया। सो बिकॉज ऑफ द सपुरेशन एंड द सेम पैथोजेनेसिस, तो जो वुमेन है या जो एडोलेसेंट गर्ल है, शी सफर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ फीचर्स। तो आयुर्वेद इस चीज को ऐसे देखता है। तीसरा, आपने कहा कि जैसे मान लीजिए इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी हम देखते हैं, एनोविलेशन देखते हैं, तो उसमें भी मेन रीजन जो है वो ये होता है कि कफ बढ़ गया, मेद बढ़ गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, आवरण हुआ, अपान वायु आवरण हुआ। अपान वायु is not only responsible for the all downward movement, but it is also again responsible for normal functioning of the ovaries as well as the uterine endometrium. तो जब ये पूरा डिरेंज है तो ऑब्वियस है कि वात का काम है कि वृद्धि। तो वो क्या करता है, जो नॉर्मल साइकिल में अगर इनिशियली 10 फॉलिकल्स होने चाहिए थे जिसमें एक ही बड़े, बाकी रिग्रेस हो जाए, वात डिरेंज होने से क्या होता है, वो रिग्रेस नहीं होता और वो कई सारे फॉलिकल्स को वो मैच्योर करने लगता है। सो दैट कम्स द पैथोजेनेसिस, जहाँ पे हम कहते हैं कि पेरिफेरी में बहुत सारे जो है वो सिस्ट बन गए हैं, ओवास,
फॉलिकल्स जो है वो ओवास बन गए, मतलब मैच्योर नहीं हो पाए, इमेच्योर रह गए, और वो एक रिंग जैसा बन गया है जिसको हम पॉलिसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो सकता, तो आइदर शी लैंड अप इनटू एनोव्यूलेशन, और सब ओव्यूलेशन हो जाता है, या ओलिगो ओव्यूलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट थोड़ी ड्रॉप आउट हो जाती है, कई बार इनफर्टाइल हो जाती है, कई बार सब फर्टिलिटी हो जाती है। सो दिस इज हाउ द सिम्टम्स एंड आयुर्वेदा गोज हैंड टू हैंड। और द बेस्ट थिंग इज दैट अगर आपने ये पैथोलॉजी समझ ली, सो वी गो जस्ट बैकवर्ड, कि आपको Okay. पता है कि रूट कॉज क्या है। वी डोंट ट्रीट द सिम्टम, वी ट्रीट द कॉज। Root तो cause, जब beautiful. कॉज हम करते हैं तो ऑब्वियसली जो है वो ट्रीटमेंट हमारा हमेशा बेटर ही रहता है। एक्चुअली इरेगुलरिटीज के लिए कि ये कभी कभी बात की वजह से डिस्टर्ब होता है, कभी कफ की वजह से होता है, तो जिसकी वजह से डिस्टर्ब होगा उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि देखिए, बात की वजह से है या कफ की वजह से है? हाँ, तो देखिए ये है ना कि अगेन द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा, यू सी एवरी टाइम आई कोट द सेम थिंग। मॉडर्न मोडालिटीज में क्या करते हैं ना, दे हाँ। आर डायग्नोस्टिक प्रोन। तो उनका डायग्नोस्टिक टूल क्या है उनके पास? रेडियोलॉजी एंड द ब्लड ब्लड टेस्ट, हाँ। है ना। वो हार्मोन असेस करते हैं और रेडियोलॉजिकली यूएसजी करा के और ओवरीज का कंडीशन देख लेते हैं, राइट। लेकिन हमारे पास along with these two diagnostic tools हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम नाड़ी देखते हैं, हमारे आयुर्वेदिक क्लासिक में ये तक कहा गया है कि अगर वातिक, वो फीमेल जो है वात से अगर दूषित है तो उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स या उसके मेंस्ट्रुअल ब्लड के सिम्टम्स क्या होंगे, राइट। कलर एंड हाँ, कलर होगा, फ्रोथी हाँ। होगा, पेनफुल होगा, है ना, ये सारी चीजें। सो वी टेक द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ menstrual blood, even the menstrual cycle, even, and the how, whether it is associated with pain, whether it is associated with any other things like burning हो रहा है, pricking sensation हो रहा है, तो वो हमारा अपर हैंड है। तो इससे क्या हो जाता है, हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि कहाँ दोष कौन सा है, वात है कि कफ है। अगर वात है, अगर मैं और इसको इलाबोरेट करूं और क्लिनिकल सिम्टम के साथ आपको बताऊं, कोई एक पेशेंट आई जो ओबेज पीसीओएस है, और एक पेशेंट बी है हमारे पास जो कि लीन पीसीओएस है, राइट। ओके। तो ओबेज पीसीओएस है, मतलब ये हमको एक परसेप्शन ये है कि कफ, और जो लीन पीसीओएस है उसका वात बढ़ा हुआ है, राइट। तो वो जब हमको हिस्ट्री देगी तो जो कफ वाली ओबेस पेशेंट है वो डेफिनेटली यही कहेगी कि जब वो जो उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत इरेगुलर है, बहुत डिले आता है, और मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है थोड़ा स्लाइमी है। जबकि इन कंपैरिजन जो लीन पीसीओएस है जिसमें वात प्रीडोमिनेंस है, वो कहेगी शी इज द मेंस्ट्रुअल ब्लड इज वेरी फ्रोथी, डार्क कलर होगा, एंड दैट विल बी एसोसिएटेड विद पेन। तो हो गया डिफरेंस। तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा जो है दोषिक स्टेट। सो वी आर ऑलवेज इन द अपर हैंड इन डायग्नोसिंग, क्योंकि हमारे पास ये है +2 तो है। सो ट्रू, सो ट्रू। टीनेजर्स में मैम, जैसे फेशियल हेयर, किसी को पीसीओडी है, फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, तो उसको लेके बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं टीनेज गर्ल्स, और उसको रिमूव करने के लिए वो बहुत सारे वियर्ड तरीके अपनाने लगती हैं। कभी रेजर का यूज़ कर लेना या कोई हेयर रिमूविंग क्रीम। इन टीनेजर्स को आप कैसे एड्रेस करेंगी, क्या सलाह देंगे आप? ऐसे टीनेजर्स बहुत आते हैं क्लिनिक में, है ना। तो उनको सबसे पहले जो जरूरत है वो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, उनको टाइम की जरूरत है। अच्छा। हाँ, ओके। उनको बैठाइए हाँ। एंड गिव सम टाइम, और पहले आप बोलिए मत, पहले आप सुनिए कि उसका साइकोलॉजी क्या है, फिर आप उसको समझाइए। दैट मीन्स व्हाट आई मीन टू से इज दैट दिस ग्रुप ऑफ टीनेजर्स, दे डोंट वांट ट्रीटमेंट, दे वांट ए प्रॉपर काउंसलिंग, जिसमें हम 3 चीजें ही उनको समझाते हैं। नेवर हेजिटेट टू डू दिस 3। पीयर प्रेशर बहुत रहता है टीनेजर्स को कि हमारे क्लास में इनका ये है तो उनका वो है, सब कहते हैं मेरे हेयर्स बहुत ज्यादा है या फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा है और पिंपल्स आ गए, सो दे बिकम बुली इन द क्लास, है ना। का वो साइकोलॉजी शेयर करने के लिए चाहे पेरेंट्स हो चाहे डॉक्टर हो, कोई एक रहे जहाँ पे वो ये फ्लो कर सके, उनको एक आउटलेट मिले, पहली चीज।
So don't hesitate to make a friend and share your views and your feelings to maybe your friend or parent, anyone. ठीक है, ये फ्लो होना Right. चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, स्टॉप शेमिंग ऑन योरसेल्फ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, आई एम सेल्फ सफिशिएंट और Yeah. मैं इसी में खुश हूँ। अगर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने उसको बिल्ड करा दिया तो आप देखोगे कि साइकोलॉजिकली वो बहुत बूस्टअप हो जाती है। Very एंड true. तीसरी चीज जो हम उनको बताते हैं, नेवर हेजिटेट टू टेक ए काउंसलिंग एंड ए मेडिकल हेल्प। अगर आपको लगती है कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए हो इस चीज को लेके, तो टेक ए काउंसलर, टेक द हेल्प ऑफ ए काउंसलर। और मेडिकल हेल्प तो आपको लेनी है, क्योंकि रूट कॉज तो उसका वही है ना। आप भले ही आप लेजर यूज कर लो, आप भले ही हेयर रिमूविंग कुछ भी जेल पाउडर ये सारी चीजें यूज कर लो, आपने फॉर द टाइम बिंग उस चीज को किया, रूट कॉज के लिए तो आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत ही पड़ेगी। सो नेवर हेजिटेट, इसको आप शाई मत हो, आप इसको ओपनली कहो। How Ayurveda and modern science integration can work effectively to cure or manage PCOD? See, first of all, we need to understand what exactly or do we really need to integrate, है ना। उसको ज़रूरत है क्या इंटीग्रेशन के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि मॉडर्न अप्रोच यही है कि दो चीज़ें वो देखते हैं, एक तो रेस्टोरेशन ऑफ फर्टिलिटी और दूसरा है सिम्टम मैनेजमेंट। ठीक है, आयुर्वेद का क्या है कि हॉलिस्टिक मैनेजमेंट है। सो आयुर्वेदा ऑलवेज टॉक अबाउट द मेन लीडिंग कॉज, जो मेन लीडिंग कॉज ऑफ फिजियोलॉजी या जो पैथोलॉजिक कंडीशन है ऑफ पीसीओएस, दैट इज मोस्टली द लाइफस्टाइल फैक्टर्स, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स है और तीसरा स्ट्रेस है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। तो ये सारी चीज़ें जो है आयुर्वेद का एक बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें हम कहते हैं कि आहार निद्रा जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, योगासन प्रॉपर होना चाहिए, प्राणायाम होना चाहिए उसमें इंक्लूडेड। तो इंटीग्रेशन की ज़रूरत मुझे ये लगती है कि डायग्नोस्टिक कंसाइज जो है वो हम एलोपैथ से ले लें, मॉनिटरिंग हम उससे कर सकते हैं बहुत अच्छा कि वेदर आवर फ्लो इज गोइंग प्रॉपरली और नॉट, और द पेशेंट का जो प्रोफाइल है वो प्रॉपर वे में जा रहा है कि नहीं, वो कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, आयुर्वेद का हम ये ले ले तो ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। वी नीड नॉट हैव टू मैनेज सिम्टम्स, वी नीड टू मैनेज इट फ्रॉम द कोर रूट। तो वहाँ के लिए हमको जो है दिनचर्या हो गया, ऋतुचर्या हो गया, है ना, ये प्रॉपर स्लीप पैटर्न और प्रॉपर डाइट। तो डाइट में जैसे कि अभी यंगस्टर्स या जो जो टीनेजर्स हैं मोस्टली, वो क्या करते हैं, वो बहुत हाई कैलोरीज लेते हैं, लेस फाइबर वाली चीज़ें लेते हैं या बहुत हाई शुगर वाली चीज़ें लेते हैं। तो ये सारे अवॉइड करना है। तो क्या क्या चीज़ें लेनी है, तो क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी है, अपने लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करना है। तो अब पेशेंट्स जब भी हमारे पास क्लिनिक में आते हैं तो वो सारे पेशेंट्स को हम यही कहते हैं कि यू सी, PCOS इज नॉट ए लाइफ सेंटेंस, है ना, इट्स ए लाइफ लेसन। और क्या लाइफ लेसन है? Right. ये लाइफ लेसन ये आपको यही सिखा रहा है कि नाउ इट्स द हाई टाइम, कि अभी भी टाइम है कि मुझे चेंज कर लो, नहीं तो हम इतना बिगड़ जाएंगे कि आप फिर मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को मोस्टली जो जो टीनेजर गर्ल्स हैं उनको हम यही कहते हैं कि मेरा शेयर सिर्फ 20% है एज ए मेडिकल हेल्प, आपका शेयर 80% है, बिकॉज आपको दिनचर्या करना है, आपको रात्रिचर्या भी करनी है, आपको प्रॉपर डाइट लेनी है और आपको एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम ये सारी चीज़ें करनी है। हमारा तो शेयर 20% है। सो जब ये हॉलिस्टिक अप्रोच को हम लेते हैं और साथ ही साथ मॉडर्न का हम इंटीग्रेशन में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया लेते हैं, और जहाँ ज़रूरत है कि मान लीजिए बहुत एल्डरली कोई फीमेल है, PCOS है और उसको फर्टिलिटी चाहिए, उसको कंसीव करना है, सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ देयर ART एंड जितनी भी एडवांस चीज़ें उनको हम ले सकते हैं। सो द बेस्ट इज ऑलवेज ए पैथी, जहाँ पे जो चीज़ें सबसे प्राइम हैं उनको हम लेके फॉर द पेशेंट बेनिफिट हम दोनों को क्लब करके इंटीग्रेशन में चल सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नाइस। तो योग और प्राणायाम पीसीओडी मैनेज करने के लिए कितने हेल्पफुल हैं? एंड आप कुछ 5 योगा या फिर आसन सजेस्ट करिए मेरी ऑडियंस के लिए, जिसको वो पीसीओडी के अगर हैं तो उसको प्रैक्टिस करें। मैं तो ये कहूँगी कि PCOS होने ही क्यों देना है, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिवेंशन, राइट। तो मैं तो सब
ऑडियंस को यही सजेस्ट करूंगी, वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम और नॉट, डू प्रैक्टिस दिस योगासन एंड प्राणायाम। द रीजन बीइंग मैं बताती हूँ कि देखिए पीसीओएस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है कि मोस्टली जो वुमेन है आइदर दे आर वर्किंग, और अगर वर्किंग है तो मोस्टली वो डेस्क वर्कर है, लंबे टाइम तक अपने ही केबिन में अपने डेस्क पे बैठ के काम करना है, या फिर तो वो पढ़ाई के चक्कर में लॉन्ग आवर्स इंडोर स्टे है, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, चाहे एकेडमिक स्ट्रेस आप बोल ले, आप पीयर स्ट्रेस बोल ले, आप प्रोफेशनल स्ट्रेस बोल ले, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो योगासन और प्राणायाम से बहुत अच्छा मैनेज होते हैं। तो कुछ आसन अगर हम सजेस्ट करें तो उसमें सूर्य नमस्कार वन ऑफ द बेस्ट है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इतना उसको जो है प्रमोट कर रही है। तो सूर्य नमस्कार इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। फिर आप मलासन सजेस्ट कर सकते हैं, आप बद्ध कोणासन सजेस्ट करा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप भ्रामरी, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, है ना। तो ये सारी चीजें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को या स्ट्रेस मैनेजमेंट को ये बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। और साथ ही साथ जो ये है, जो कुछ फीमेल्स है जिनको रात को नींद प्रॉपरली नहीं आती है, कई फीमेल्स तो ये कंप्लेन करते हैं एपनिया तक हो जाता है, बिल्कुल सोती ही नहीं है रात को, या उनके शिफ्ट होते हैं, जैसे डेली वर्क में कभी नाइट शिफ्ट में ही वो काम कर रही है, तो क्या होता है ना, ये जो सर्कैडियम रिदम है ये पूरा जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मेलाटोनिन जो है, जो कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है नींद के लिए फॉर द स्लीप, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके रिस्टोरेशन के लिए भी ये सारे आसन जो है, योग निद्रा इज वेरी गुड फॉर दैट। तो वो सारे अगर आसन अडॉप्ट करे बिना मेडिकेशन, दिस इज आर ऑल नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मोडालिटीज, जो कि बहुत अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करता है पीसीओएस के कंडीशन को, एंड इवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑल दिस कंडीशन। Usually, we see PCOD is associated with lots of stigma and myths in society. So, what myth would you like to burst here? सबसे पहला मिथ तो यही है कि पीसीओएस सिर्फ ओबेस पेशेंट को होता है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ व्हाट वी से, है ना। ऐसा नहीं है, है ना। लीन पेशेंट, इवन मैं कहूँ कि जिनका नॉर्मल बीएमआई है ना, उनको भी पीसीओएस हो सकता है। एंड मैं आपको ये बताऊं कि लीन पीसीएस इज मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट रादर देन द ओबेस पीसीओएस। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ रिलेटेड टू पीसीओएस, कि ऐसा नहीं है। सी ओबेसिटी जिसको है या ओबेस फीमेल है तो शी इज ऑलवेज ए पीसीओएस। शी उसके रिस्क फैक्टर्स थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, बट लीन फीमेल्स को भी पीसीओएस हो सकता है। जिन वुमेन को पीसीओडी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे फील हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड. What suggestion would you like to give them basically to overcome this? तो मेरा सजेशन उनको यही है कि हीलिंग इज अ जर्नी। चाहे कोई भी हीलिंग, आपको एक कट हो जाता है फिंगर में, हाथ में, कहीं पे भी, इट टेक टाइम, राइट। सो हीलिंग इज ए प्रोसेस, इट्स नॉट ए क्विक फिक्स, ठीक है। Very true, yeah. तो वो आपको उतनी साइकोलॉजी मेंटेन करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा कि आई एम हीलिंग। दैट पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर क्योरिंग पीसीओएस और एनी कंडीशन जहाँ पे हील हो रहा है, ठीक है ना। सो दैट पॉजिटिव एटीट्यूड कि सुबह उठ के ही आपको लगे कि यस आई एम हीलिंग, एक दिन मेरा और गया, आई एम हीलिंग। सो ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका मेडिटेशन करने पे, माइंडफुलनेस से, प्रॉपर काउंसलिंग से मिल सकता है। So finally, what message would you like to give to my audience as well as to young Ayurveda practitioners? See, my message to the young practitioners of Ayurveda is, जैसे आयुर्वेद यही कहता है कि प्रिवेंशन इज आवर प्रायोरिटी। तो हमारा प्राइम गोल यही है कि प्रिवेंशन। तो पीसीओएस हो ही नहीं पाए, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमको मेंस्ट्रुअल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करनी है,
दूसरी चीज़ ये है कि हमको प्रॉपर आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य इसको समझाना है टू आवर यंगस्टर्स कि ये प्रॉपर डाइट क्या है, ये प्रॉपर स्लीप पैटर्न कैसा होना चाहिए और किस किस चीज़ों से हमको रिस्ट्रेन करनी है, अपने आप को बचाना है। सो ये करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि वी आर लैकिंग यू सी द मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स या आरसीटीज जिसको हम कहते हैं, है ना? तो वो आरसीटी ट्रायल्स जो है अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में बढ़ाना है और डॉक्यूमेंटेशन में भी हम थोड़े से लैगिंग हैं। तो Yeah. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम 10 बार कह ले कि हमने इतने पेशेंट्स हमने मैनेज किए या ट्रीट किए और उसका अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है सो इट्स ऑल इन वेन। सो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच जैसे कि आपने कहा भी इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम उस चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे, इनोवेशन होना चाहिए, हमेशा यंग माइंड आप हो तो आपको हमेशा इनोवेशन सोचना चाहिए। ये नहीं कि क्लासिकल टेक्स्ट पे ही आपको स्टिक रहना है। क्लासिकल तो हमारा रूट है, उसको हम छोड़ नहीं Right, सकते, right. बट उसको बेस करते हुए हम क्या नया इनोवेट कर सकते हैं, सोसाइटी को क्या हम दे सकते हैं, ये हमेशा जो है हमारा युगानुरूप परिवर्तन हाँ, करते वो रहे। होते रहना चाहिए। हम्म। एंड दैट इज द ओनली मैसेज दैट आई वांट टू गिव। और 3 चीज़ें पीसीओएस को रिलेटेड अगर हम कहना चाहें आपको 3 शब्दों में, हाँ। so Ayurveda is always in upper hand because of number 1 holistic approach, number 2 personalized approach and number 3 is the management proper क्योंकि हम root cause को treat करते हैं। So Beautiful, that is the beautiful. only message. One Ayurvedic herb every woman with PCOD should know about. Shatavari and the second is Shatpushpa. Shatavari nice. is very easily available and can be taken as a routine, prescription also. Is it safe to take it regularly? In what amount? Shatavari comes in tablet also form and powder form Yeah. also. But Shatavari as a restorative medicine can be Yeah. taken 5 gram daily. For how long? For how long? Maybe for 3 months or 6 months. Okay, then we need to break it. break it. हाँ. Yeah. Oh. One myth about PCOD you want to break. PCOD lead to infertility. It's not always true because many PCOS patient they spontaneously get pregnancy and conception. Yeah, very true. One habit that can make a big difference in managing PCOD. A proper dinacharya, and dinacharya includes the all thing, the diet, Yeah. exercise, the sleep pattern, everything. A proper dinacharya. Right. One Ayurvedic herb you can't do without. Ashok, Ashok. Very nice. Why? because it's one of the best reproductive health rejuvenative. Very nice. Your go-to comfort food. Khichdi, The first word that comes to your mind when you hear the word Ayurveda. holistic, Morning person or night owl? a morning person. A book. You have to name a book, Huh? right? Whether it's from Ayurveda or from any other discipline, you recommend everyone to read. Okay. The Fire by APG Abdul Kalam Azad. Wings of Fire. Yeah. Wings of Oh Fire. my God, it's so fantastic book. One myth about Ayurveda you wish people would stop believing. Ayurveda, the myth that Ayurveda do not have side effects. Yeah, very nice. If not an Ayurvedic physician, what would you have been? Maybe a interior decorator. Yeah, seriously? Seriously. Tea, coffee, or herbal decoction? Coffee. One place in India you feel most connected to Ayurveda. Goa. Goa. If you could describe Ayurveda in just 3 words, what would that be? Ayurveda, life, holistic, personalized. Very nice. Thank you so much, ma'am. It was pleasure having you here in my show. Now I'm looking forward to more such talks ahead. Thank you. Thank you. मैं आप सभी लोगों का मेरा पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं मेरी गेस्ट डॉक्टर अनुराधा रॉय मैम का भी बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से मेरे पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। वी डू रीड ऑल द कमेंट्स एंड वी विल ट्राई टू आंसर इट। सी यू सून इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। हैव अ नाइस डे।